अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुशामदीद। मैं जी नजम। जैसा कि आपको मालूम है, बीमारियों की बात करें तो सर फहरिस्त मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ ज़ियाबितिस, डायबिटीज़ एक बहुत ग्रोइंग जो है बीमारी है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका 30-35 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में है। वो लोगों को आगाही देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं और लोगों को जो है इससे निजात में मदद देते हैं और इसको कंट्रोल करने में उनके मुआवन साबित होते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर शाहिद नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह का सर शुक्र, सबसे मैं पहले ठीक हूँ। आपको अंदाज़े नज़्म में खुशामदीद। तो मुझे बताइए कि सफ़र कैसा रहा आपका लाहौर का और कैसा विज़िट रहा आपका? हाँ, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और मैं चक्कर लगाता रहता हूँ लाहौर का। हुँ, और इस दफ़ा भी सफ़र बड़ा ठीक था। थोड़ा-सा रश इस मर्तबा थोड़ा ज़्यादा था सड़कों पे। हुँ, और थोड़ी-सी जो नहीं कहते हैं स्मोक। स्मॉग या हुँ, पॉल्यूशन कह लें, वो इस दफ़ा थोड़ी महसूस की है। लेकिन इससे पहले जो मैं आया हूँ, हुँ, पिछले मंथ की बात करूँ या उससे 2 महीने पहले की बात करूँ, तो मौसम क्लियर था। सही। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, ये 2 चेंजेस देखी हैं। बहरहाल हम तो लाहौरिये जो है इसके आदी हो चुके हैं और ये जो 2 माह हैं हम अगले भी यहाँ पे गुज़ारने वाले हैं। अच्छा। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर एक डायबिटोलॉजिस्ट की बात करें तो डायबिटोलॉजिस्ट क्या-क्या चीज़ें देखता है और क्या-क्या ट्रीटमेंट इसके अंदर किए जाते हैं? डायबिटोलॉजी बेसिकली मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है हुँ, जो कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, हुँ, जिनको शुगर हो जाती है, उनके एक्सपर्ट होते हैं। डायबिटोलॉजी जो है ना, एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है सही। जिसमें शुगर या डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, उनको मैनेज किया जाता है, बिल्कुल उनको ठीक है। ट्रीट किया जाता है, उनका सारा कुछ किया जाता है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाता है, डायग्नोसिस की जाती है कॉम्प्लिकेशंस की, फिर उनको ट्रीट किया जाता है। और जो डायबिटोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, जो क्वालिफाइड डायबिटोलॉजी पढ़ के जो आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनको डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर हम अगर डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ की कितनी किस्में जो हैं अभी पाई जाती हैं या कह लें कि ज़्यादातर पाई जाती हैं? तो इस बारे में ज़रा हमें देखिए, बताइए। डायबिटीज़ बीमारी की जो है ना, वो कई किस्में हैं। ठीक है। जिसमें आप टाइप 1 कह लें, टाइप 2 है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मूडी है, लाडा है, और इसके अलावा कुछ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती हैं, वो भी है। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर या फ़ेमस टाइप्स कह लें आप, जैसे आपने कहा कि जो ज़्यादा पाई जाती हैं, वो 2 टाइप्स हैं। जी, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है। और अगर हम डिफ़ाइन करें इन दोनों को, तो टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी शुगर की बीमारी है हुँ, जो कि ज़्यादातर यंग लोगों में या बच्चों में होती है, सही। जिसमें जो लबलबा है वो काम छोड़ जाता है हुँ, ड्यू टू ऑटो इम्यून अटैक। ठीक है। लबलबे पे अपनी अटैक बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है अटैक करता है और लबलबा जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। सही, वहाँ से इंसुलिन बनने का प्रोसेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सही। तो हम कहते हैं यार, इस बच्चे को, इस जवान को टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, जिसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही होता है। ओके, दूसरी फेमस टाइप जो है, जो ज़्यादा मशहूर है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। ओके, और टाइप 2 डायबिटीज़ फेमस भी है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। ओके, ज़्यादातर लोगों को, जो एडल्ट लोग सही। हैं मिडिल एज में और थोड़ी सी ओल्ड एज में, उनमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और इस डायबिटीज़ की पैथोलॉजी ये है कि ये एक ख़ास किस्म का जो है ना, वो प्रोसेस होता है बॉडी में, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही। इसमें 3 चीज़ें होती हैं: इंसुलिन रेजिस्टेंस, हुँ, प्लस प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, ओके, और प्लस हाइपरग्लाइसीमिया। ये ठीक। 3 चीज़ें टाइप 2 में होती हैं। सही। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से में इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। टाइप 1 के केसेस में भी थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन हुँ, वो इतना ज़्यादा फ़ास्ट इज़ाफ़ा नहीं है जितना कि टाइप 2 डायबिटीज़ में हो रहा है। और वजह उसकी लाइफ़स्टाइल है हमारा, बिल्कुल ठीक है। और उसकी कॉजेज़ पे शायद बात करें हम आगे जी, जाके। बिल्कुल, अगला सवाल भी मेरा इसी हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो शुगर है, ये बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। तो ये क्या ये खुराक की वजह से होती है या कोई तर्ज़ ज़िंदगी हमने ऐसा अपना लिया जिसकी वजह से होती है? देखिए, जहाँ तक टाइप 1 का ताल्लुक है, तो इसका तो खुराक से, लाइफ़स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, बाद में जब शुगर हो जाती है, फिर तो ताल्लुक बन जाता है, ज़ाहिर है, फिर कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके होने में हुँ, जो है,
डाइट का या लाइफस्टाइल का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑटो इम्यून प्रोसेस अंदर से जन्म लेता है सही। जो कि अपनी बॉडी के सेल्स को खा जाता है, ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। जहाँ तक आपने बात की ना जो लाइफस्टाइल की, ये है टाइप 2 का ठीक की है। बात। सही। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी मैं आज ही एक रिसर्च पढ़ रहा था किसी पॉडकास्ट के हवाले से ही, तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है IDF, उसका एक नई स्टैटिस्टिक्स आई हैं, नई रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान है वो तकरीबन टॉप में आ रहा है ओह! डायबिटीज़ के केसेस के अच्छा। लिहाज से। इसमें 30 कंट्रीज़ में रिसर्च हुई है, 30 ममालिक में से ये टॉप 1 है पाकिस्तान। और उसमें टाइप 1 जो 2 डायबिटीज़ है उसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सही। और इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह वो लाइफस्टाइल जिसका जिक्र आपने किया, हमारी डाइट ठीक नहीं है। हम लोग जो हैं मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हम लोगों में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। सही। हम लोग जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी से, वॉक से, एक्सरसाइज से दूर भाग रहे हैं। अगर हमें कहीं शॉपिंग करने जाना होता है तो हमारी कोशिश होती है बिल्कुल ऐन गाड़ी जो है ना वो दुकान के सामने बिल्कुल खड़ी हो। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और अगर वहाँ कुछ चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमें चंद फीट दूर या चंद कदम दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ जाए तो मैं गुस्सा चढ़े तो यार ये देखिए मुझे यहाँ से वहाँ चल के जाना पड़ेगा। हाँ। तो ये जो हमारे में जो ये ट्रेंड आ गया है ना कि हम फिजिकली एक्टिविटी को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ की जो कॉज है। तो अगर मैं 1 2 3 करके इसकी कॉजेज़ का अगर जिक्र करूँ तो नंबर 1 कॉज ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है। सबसे पहले वजह जो टाइप 2 डायबिटीज़ की हुई है। ओके। दूसरी जो बड़ी जो रीज़न है, कॉज है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम अब चलना फिरना भूल गए। हमें अगर चलना फिरना पड़ जाए तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है कि यार ये मुझे चल के वहाँ जाना है, गाड़ी किधर है, बाइक किधर है, ये किधर है, वो किधर है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हुई। और तीसरी बड़ी जो अहम वजह है वो है हमारे ज़िंदगियों में स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी। आजकल हर बंदा जो है ना एक दौड़ में लगा हुआ है फाइनेंसिस के लिए। पैसे की एक दौड़ है कि जी बस मैं जल्द से जल्द कुछ कमा लूँ। अब उसमें इतना स्ट्रेस है, ज़िंदगी तेज़ हो गई है, उठना जो है वो फिर कोई नाश्ता नहीं, टाइम पे भाग के ऑफिस जाना है, फिर क्या खाना है कुछ पता नहीं है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से डाइट भी ऐसी ही हो गई है, फास्ट खाने जो तेज़ी से खाए जाएं। अच्छा, फास्ट फूड भी इसकी एक बड़ी वजह। वो भी है, क्योंकि देखें फास्ट फूड पे जो लाइफस्टाइल है जिसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से हम नहीं हटे, बल्कि हमने ऐसे खाने खाने शुरू हो गए जो कि प्रोसेस्ड हैं, जो हमने खुद बनाए हुए हैं, जो अल्लाह ताला की ज़मीन जिन खानों को उगाती है उनसे हम दूर हट गए। जो हमारे आबा व अजदाद जब खाते थे उनको क्यों बीमारियां नहीं होती थी? क्योंकि लाइफस्टाइल में उनकी डाइट बहुत स्ट्रांग होती थी। वो गल्ला खाते थे, अनाज खाते थे, खालिस गंदम। सही। वो जौ खाते थे, वो बाजे की रोटी खाते थे, वो बेसन की रोटी बना के खाते थे। ठीक है ना? अगर वो चावल खाते थे तो उसकी चावल खा के वो प्रॉपरली वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, दूर चल के काम करने पे जाते, जो सारी कैलोरीज को बर्न कर देती थी। तो उनको नहीं डायबिटीज होती थी, अगर होती भी थी तो बहुत कम लोगों को। ठीक है जी। लेकिन आजकल जो है ये टोटली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस का इजाफा हो गया और पूरी दुनिया में इस इजाफा हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ का और डायबिटीज़ का, लेकिन पाकिस्तान में ये शरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, आपने बात की अनहाइजीनिक फूड की, तो फास्ट फूड की बात की, तो कुछ हम सब्जियां, हम कुछ जैसे चिकन है, हम ये जो मुर्गी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रायलर मुर्गी जिसका नाम है, तो ये जो खादें डालते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये भी जो खुराकें हैं ये भी जो है वो शुगर के इजाफे की वजह है? देखिए ये जो हम आपने जो बात की ना कि हमारा जो देखिए अनहाइजीनिक भी है हमारे खाने, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा अनहेल्दी हैं। हमारे जो खाने हैं वो अनहेल्दी है। आपने जहाँ तक ये ब्रायलर चिकन की बात की, तो देखें जो डायबिटीज़ है उसकी डाइट में हम कहते हैं कि आपको प्रोटीन का एक पोर्शन आपकी प्लेट में, अगर 4 चीज़ें उनमें से एक पोर्शन जो है ना आपकी प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है। अब चिकन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हम इस पर अगर बात करें, क्वेश्चन आपका इस तरह से, तो चिकन इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ प्रोटीन। लेकिन अगर ये प्रोटीन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो जो आपने जिक्र किया ब्रायलर चिकन, इट्स नॉट अ प्योर प्रोटीन।
इट्स नॉट अ हेल्दी प्रोटीन। जी बिल्कुल। ठीक है ना, जो खादें या जो चारा हम उस मुर्गी को डाल रहे हैं जिसने 1 महीने में तैयार हो जाना है बिजनेस करवाने के लिए, पैसा जो बिजनेसमैन है जिसका ये सारा फार्म है उसको देने के लिए, तो उसमें क्या होगा? अगर आपने मुर्गी खानी है तो देसी मुर्गी ले। सही। वो है जो हमारे आबा अजदाद खाते देसी मुर्गियां पालते भी थे और खाते भी और खाते भी थे। तो वो हेल्दी प्रोटीन है जो कि आपकी प्लेट का एक पोर्शन बनना चाहिए। तो और इसी तरह फिर देसी अंडे आ जाते हैं, ज़ाहिर है अंडे भी वहीं मुर्गी से। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में आई हैं, और ये हमारा जो अर्बनाइजेशन कह लें या मॉडर्नाइजेशन कह लें या डेवलपमेंट कह लें, जिस नाम की वजह से भी ये चीज़ हमारे अंदर आई है, जो हमारे प्रोसेस खाने हैं और जो हमारे खाने की जो अनहेल्दी नेचर है, वो इस वजह से आई है। ठीक है, हम तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम जो है वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमने जो बाय नेचर या जो बैलेंस डाइट थी या जो सही खुराक थी, जो कुदरती खुराक थी जो कि हमारे एंसेस्टर्स खाया करते थे, उनसे हमने, क्योंकि उसको तैयार करना है, उसको तैयार करने में टाइम लगता है। अब जैसे जो मुर्गी है, अगर हम उसका जिक्र करें तो देसी चिकन को बनाने में टाइम लगता है। जी है, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं गलती, पकड़ने में भी बड़ा पकड़ने में टाइम लगता है, टेक्स टाइम, और हमारे पास टाइम नहीं। बिल्कुल ऐसी है। ना अपनी सेहत के लिए टाइम है ना किसी और के लिए। तो लिहाजा हमें क्या किया, बस कोई देसी चिकन को छोड़ें, बस वलायती चिकन हो जो 10 मिनट में गल भी जाए और खाया भी जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ का बायस बन रही हैं। अच्छा सर, एक वो बंदा जो बिल्कुल हेल्दी है और सब कुछ उसका सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो कैसे ये डायग्नोज होगा, कैसे उसको, कौन सी अलामात हैं जो उसको महसूस होनी शुरू हो जाए कि भाई ये किसी जो है प्री डायबिटिक जो है वो सिचुएशन में जा रहा है या ये शुगर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या अलामात क्या आती हैं? देखिए, जो 2 तरह के सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ की, अगर बात करें ना, तो इसमें 2 तरह के सिम्टम्स हैं। एक तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स हैं, जो कि मेरे ख्याल है हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो, मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोस में उनका जिक्र है, आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस दी जा रही है। जो ज़्यादा जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, वो तो 2-4 ही हैं। मसलन बहुत ज़्यादा पेशाब आना, सही, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, तेज़ी से वज़न का कम होना, एक ये चीज़, कमज़ोरी हो जाना, मसल्स पट्ठे वीक हो जाना, दर्दें होना बॉडी में, ये एक जो है ना, ये एक टिपिकल सिम्टम्स है। लेकिन आजकल क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत, ये क्लासिकल सिम्टम्स तो टाइप 1 में भी आ जाते हैं, टाइप 2 में भी होते हैं, लेकिन टाइप 2 में जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, टिपिकल सिम्टम्स जो मैंने जिक्र किया कि पेशाब ज़्यादा आना और प्यास ज़्यादा लगना, तेज़ी से वज़न कम होना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इतनी ज़्यादा लोगों में नहीं आते। वजह उसकी ये होती है कि टाइप 2 डायबिटिक्स में कई ऐसे लोग होते हैं, 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी इंसुलिन बन रही होती है, बल्कि कई केसेस में इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन वो काम सही नहीं कर रही होती। सही। तो जिसकी वजह से उनको जो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं क्लासिकल, वज़न ज़्यादा तेज़ी से कम होना, प्यास लगना, पेशाब आना, वो नहीं होता। उनको क्या होता है, उनको ये होता है कि उनको ब्रेन फॉग होती है, वो कंसंट्रेशन से काम नहीं कर सकते, दिमागी काम बिल्कुल वो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी भी, ना अपने काम पे, ना किसी पढ़ाई पे, ना किसी से बात पे, या कोई लेक्चर डिलीवर करना है तो कंसंट्रेशन से वो नहीं कर सकता। ओके, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। सही। ये होता है, साथ में गैर ज़रूरी किस्म की थकावट बिला वजह, अभी सो के उठे हैं, आधा घंटा काम नहीं किया और थक गए, सही, और दिल कर रहा है कि लेट जाएं, ये भी एक जो है ना वो ऐसा सिम्टम है जो कि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ओके, लोग नहीं इसको नज़रअंदाज करते हैं, यार वैसे ही थक गए होंगे, रात नींद नहीं की होगी, या सफ़र किया थक गए, ऐसा नहीं है। अगर आपको गैर ज़रूरी तौर पे बड़ी जल्दी जल्दी थकावट हो रहा है, पहले जो नहीं था, और अब थोड़ा सा काम करके आप थक रहे हैं, तो इट कुड बी डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा हाथ पाँव की जलन होना, हाथ पाँव में, पिंडलियों में, सर में बगैर वजह के दर्द होना, नींद की कमी या बहुत ज़्यादा नींद आना, हाँ, ये भी एक जो है ना डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है, इसकी वजह भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये कुछ एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिकल नहीं है, सही, लेकिन आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों में ज़्यादा हो रही है जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उनमें फिर ये इस तरह के जो हैं वो एटिपिकल या नॉन क्लासिफाइड किस्म के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं केसेस में, और ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक मिथ है हमारे जो है वो लोगों में, वो ये है कि कहते हैं कि आप मीठा खाते हैं ना,
जो बंदे बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो वो उनको ही जो है ये शुगर का मर्ज़ होता है। तो आपका क्या इस बारे में ख़्याल है? देखिए ये मिथ जो है इसके बारे में तकरीबन मेनली कोई 80% में पॉडकास्ट में ये सवाल पूछा जाता है। बड़ा अहम सवाल आपने जी। पूछा है और लोगों में भी ये गलतफहमी पाई जाती है कि यार हम तो मीठा नहीं, कई लोग आते हैं कि सर मैं तो मीठा खाता ही नहीं था तो मुझे क्यों होगी। हुँ, तो इस सवाल का ताल्लुक इसी से है कि लोग समझते हैं ये है कि अगर मीठा खाएंगे तो फिर शुगर होगी, बिल्कुल नहीं ठीक खाएंगे है। तो नहीं होगी। बिल्कुल तो ठीक। बेसिकली जो टेक्निकल चीज़ है इसमें कि मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। अच्छा। हाँ, अगर आपको शुगर है, पहले से है, हाँ, तब आप मीठा खाएँगे तो ज़ाहिर है आप बीमार ज़्यादा हो जाएँगे, आपकी कंट्रोल ही नहीं सही। होगी। वो एक अलग इश्यू है। लेकिन मीठा खाने से शुगर नहीं होती, हुँ, लेकिन इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शुगर का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। मसलन अगर आपका वज़न ज़्यादा है, हुँ, आप मोटे हैं, तो आप मीठा खाएँगे तो आपको शुगर होने का खतरा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक है? है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, हुँ, आपकी अम्मी को भी डायबिटीज़ है, आपके वालिद साहब को भी है, आपके किसी चचा को भी है, ताए को भी है, रिश्तेदारों में डायबिटीज़ प्रेज़ेंट है, फैमिली हुँ, हिस्ट्री है और आपका लाइफ़स्टाइल भी बड़ा गैर सेहतमंद है। मसलन आप वॉक नहीं करते, आप हुँ, एक्सरसाइज़ नहीं करते, हर वक़्त बैठे रहते हैं, आप जंक फूड खाते हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया, हाँ जी। अनहेल्दी डाइट है आपकी और साथ में आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है। हुँ, तो फिर जो है अगर आप मीठा खाएँगे तो फिर आपको भी शुगर हो जाएगी। तो अगर सही। रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं हुँ, ऑलरेडी तो फिर मीठा खाने से शुगर हो सकती है। हुँ, लेकिन आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, सही। आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, आप खेलते भी हैं, आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आप किसी किस्म के स्ट्रेस में भी नहीं हैं, आपका वज़न भी ठीक है, तो फिर आप मीठा खाएँ जितना आपका दिल करता है, फिर आपको शुगर नहीं होगी। हुँ। अच्छा सर, ये जो कह लें स्ट्रेस की एक ऐसी चीज़ है, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी शख़्स इससे मुबर्रा है। अच्छा मुझे बताइए ये जो फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में वालिदैन में से किसी एक का शुगर में मुब्तला होने की वजह हो सकती है या दोनों का की वजह से वो फैमिली हिस्ट्री बनती देखिए, है? अब किसी एक की भी अगर आपकी फैमिली में है, हुँ, मतलब अगर वालिद साहब को है या मदर को है, हुँ, वालदा को है, तो किसी एक का भी अगर आपकी फैमिली में या मदर फादर में से किसी एक को भी अगर सही। डायबिटीज़ है, तो फिर रिस्क बढ़ता है। बिल्कुल अगर ठीक है। दोनों को है, रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ, तो रिस्क तो आ जाता है किसी एक के भी फैमिली में जो है डायबिटीज़, अगर आपकी मदर या फादर किसी एक को भी डायबिटीज़ है, तो आप में फिर शुगर होने के खतरात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे बताइए कि ये जो हम शुगर का मर्ज़ कहते हैं, तो इस शुगर के मर्ज़ का सिर्फ़ हम कंट्रोल कर सकते हैं या ये ख़त्म भी हो सकता है? एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात की कि अगर डायबिटीज़ हो गई है, फुल हुँ, ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप हुँ, 1 डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है, हुँ, तो फिर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे और बीमारियों में देखें कि कोविड हुआ था, हुँ, लोग अभी हाल ही में गुजरा है, हुँ, कोविड हुआ, ट्रीटमेंट हुई, ठीक हो गए, ख़त्म, हाँ जी, ख़त्म, हाँ क्योर, जी, 100% क्योर। हुँ, ये जो 100% क्योर है ना, ये डायबिटीज़ में नहीं है। सही, और जो किताबों में जो हुँ, हमें जो पढ़ाया गया मेडिकल बुक्स में और जो ट्रेनिंग होती है डॉक्टर्स की, उनमें आपको पता है किस तरह डिफाइन किया जाता है शुगर की बीमारी को। हुँ, शुगर की बीमारी की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा जाता है क्लियर कट, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, क्रॉनिक मीन्स दायमी, हुँ, अंग्रेजी वर्ड, प्रोग्रेसिव हुँ, आगे जाता है, हुँ, तरक्की करता है। सही, तो समझ, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये जान नहीं छोड़ेगा, ये एक जान दफा हो गया तो ये चलेगा एंड तक। ठीक है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको अच्छी डाइट से, राइट डोज में, राइट मेडिकेशन से, हुँ। फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सर, हिकमत के बहुत सारे लोग हैं जो इसका इलाज शर्तिया इलाज के तौर पर वो लिखा होता है कि भाई शुगर का शर्तिया इलाज, शुगर ख़त्म कर दी जाएगी, इस तरह के जो है वो दावे हैं, इसमें किस कदर आप इत्तेफाक करते हैं? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और लोग आजकल इस ये भी मैं इसको बीमारी कहता हूँ। हुँ, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे जो दावे हो रहे हैं ना, हुँ, नॉन डॉक्टर्स लोग हैं जिसका मेडिकल साइंस से कभी कोई ताल्लुक ही ना, कभी उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, हुँ, इवन के ना कभी उन्होंने साइंस पढ़ी, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे ये दावे कर रहे हैं कि आप ये कर लें तो आपकी बीमारी 100% ख़त्म हो जाएगी, हुँ, ये आप माजून ले लें या जो भी चीज़ है ये आप कर लें तो आपकी 100% ये शुगर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दवाइयों को छोड़ें, डॉक्टर्स को छोड़ें, ये दावे आ रहे हैं। और ये दावे जब भी मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे अपने जो है ना बचपन का वो ज़माना याद आ जाता है जब हम ट्रैवल किया करते थे हुँ, बसेस पे। तो हुँ, आपको याद होगा, आपने भी शायद देखा हो ये वक्त,
खैर आप इतने पुराने तो नहीं लग रहे, लेकिन ये है कि बसों में जो है ना वो कोई मंजन बेचने वाला आता नहीं था। सर, इतना पुराना हूँ। अच्छा अब मंजन बेचने वाले आते हैं ना बसों पे, शायद बिल्कुल अभी भी ऐसे आते ही। होंगे, अभी सफ़र पे तो बिल्कुल नहीं ऐसे। है, बसों पे सफ़र करना काफ़ी अरसे से नहीं किया, हाँ। तो ऐसे आते होंगे। जी जी। और वो जनाब अपने मंजन की तारीफें शुरू हो जाते हैं, एक एंड से शुरू होते हैं एक दरवाजे से, तो दूसरे एंड तक जो है ना वो सुरमा बेचते सुरमा हैं। बेचते हैं, मंजन बेचते हैं और हाँ। कहते हैं कि जो आपका ये दांत की जो बीमारी है वो, तो लोग मुतासिर होते हैं। देखिए वो एंड पे जब एक दरवाजे से लेके दूसरे दरवाजे तक पहुंचता है तो उसकी मगर 3-4 पुड़ियाँ बिक चुकी होती हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही होता था ना हमारे ज़माने में। हाँ जी। तो ये मुझे वो लगते हैं लोग, सही। ये मंजन बेचने वाले, सही। जो पुराने ज़माने में बसों पे मंजन बेचा करते थे, आजकल सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हाँ। इनकी वजह से सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो पैदा हो रही हैं और शुगर के मरीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं ये कहता हूँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का फुकदान, ये भी एक अलग फैक्टर्स हैं जो शुगर का कॉज करें। लेकिन अब जो आजकल जो ज़्यादा फैक्टर बन रहा है शुगर के मरीज़ों में इजाफे का, वो ये इस किस्म की जो गलत किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है डायबिटीज़ के बारे में, ये ज़्यादा आगे जाके डायबिटीज़ कॉज करेगी। और इसकी वजह से लोग ज़्यादातर डायबिटीज़ होने के बावजूद कॉम्प्लिकेशन का शिकार होंगे। डायबिटीज़ के साथ साथ जो है ना, डायबिटीज़ तो आप लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं, आप अच्छी डाइट, अच्छी ड्रग से, अच्छी दवाई से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब पेचीदगियाँ आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बिल्कुल ठीक। और इन किस्म की जो गलत किस्म की डिसइंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है रिगार्डिंग डायबिटीज़, उससे फिर पेचीदगियाँ मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सही। अच्छा सर, मुझे बताइए, दो चीज़ें हो गई। एक ये है कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये कंट्रोल हो सकती। क्या ये वापस हो सकती है? वापस क्या मतलब? मतलब जो आप किसी अगली स्टेज के ऊपर हैं तो आप अपनी जो है ये जो लाइफस्टाइल बेहतर करके, तो इसको जो हम एक टर्म होती है रिवर्स डायबिटीज़। हाँ जी, देखिए वो रिवर्स डायबिटीज़ नहीं है। हाँ। यहाँ पे भी देखें इस टर्म का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिवर्सल मतलब है, जैसे रिवर्स गियर नहीं लगाते हम गाड़ी में, जो पीछे करना है। तो आपसे, आपके क्वेश्चन से मुराद तो यही है ना कि आप डायबिटीज पीछे स्टेज पे चली जाए। हाँ जी। अगर आप टाइप 2 ग्रेड में हैं, स्टेज पे हैं, तो आप स्टेज 1 पे चले जाए। जी जी जी। अच्छा, ये देखिए ये जो रिवर्सल है ना, ये डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। ओके। पहले तो ये चीज़ एक मैं आपके प्रोग्राम के वसाते से लोगों को बता दूं कि डायबिटीज एज इट इज एज अ डिजीज, इट्स नॉट रिवर्सिबल। इस पे पिछला रिवर्स गियर नहीं लगता, इस डायबिटीज की गाड़ी में कोई रिवर्स गियर नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। दायमी भी है और ये प्रोग्रेस करती है, तो प्रोग्रेस करना तो आगे जाना, रिवर्स तो पीछे जाने को कहते हैं ना। तो ये बीमारी में आगे जाना है ही नहीं, इसकी साइंस में है ही नहीं, ये आगे ही जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ इसको ब्रेक लग सकती अच्छे लाइफस्टाइल से, अच्छी डाइट से, अच्छी दवाई से, अच्छे डॉक्टर से, एक्सपर्ट्स से के साथ इलाज करके, आप डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप बनाकर इसको ब्रेक लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे सिग्नल्स पे गाड़ियां नहीं रुकती, आप रोक दें गाड़ी को, बिल्कुल रुकी रहेगी, मैनेज होगी, बड़ी सही कंट्रोल होगी। कई हजारों मेरे पेशेंट, लाखों मरीज आज अपनी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, उन्होंने ब्रेक लगाई हुई है। लेकिन वो ब्रेक जो है वो किसी माजून से या किसी वीडियो को देख के नहीं लगी हुई, वो प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं टाइम पे, राइट डोज में, राइट मेडिकेशन, राइट एक्सपर्ट डॉक्टर से मैनेजमेंट करवाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को, रूटीन में टाइम देते हैं एक्सरसाइज को, तो उन्होंने ब्रेक लगा दी। सही। लेकिन ये ब्रेक जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि जी डायबिटीज रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकती। हाँ, जहाँ तक रिवर्सल का ताल्लुक है, तो जो टेस्ट हैं, जैसे HbA1c बड़ा मशहूर टेस्ट है शुगर का, वो रिवर्स हो सकता है। सही। अगर वो आपका 10 तक पहुंचा हुआ है, 11 तक पहुंचा हुआ है, वो रिवर्स होकर नॉर्मल रीडिंग रेंज में आ सकता है, टारगेट रेंज में आ सकता है। ठीक है, आपका फास्टिंग शुगर लेवल हाई है, वो रिवर्स हो सकता है। आपका रैंडम हाई है तो वो रिवर्स हो सकता है। सही। आप में अगर फर्ज करें डायबिटीज अनकंट्रोल होने की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो रही है, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके सिम्टम्स और साइंस जो हैं, जो जलन है पाँव की या जो दर्द है, वो रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन बीमारी एज इट इज रहेगी। सही। इससे रिवर्सल मुमकिन नहीं है। ओके। अच्छा सर, इंसुलिन का इस्तेमाल होता है, शुगर के पेशेंट्स करते हैं, तो ये आप रिकमेंड कब करते हैं कि किस स्टेज के ऊपर जाके इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जो इंसुलिन का इस्तेमाल है ना, वो जो डायबिटीज़ में दी जाती है,
इसके ये किसी स्टेज में नहीं होती। पहले तो ये गलतफहमी लोगों में निकाल दें लोग कि ये किसी स्टेज पे जाके डायबिटीज़ होती है, और ऐसे लोग कई हैं जो कि मेरी क्लिनिक पे भी आते हैं और टेलीफोन पे भी अक्सर सवाल करते हैं। उनके रिश्तेदार भी ये पूछते हैं कि सर ये जो आपने इंसुलिन दे दी है या हमें इंसुलिन जो लिख दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या हमारी आखिरी स्टेज है? तो ये मैं बात आपके प्रोग्राम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंसुलिन देना, पेशेंट को रिकमेंड करना, प्रिस्क्राइब करना, ये कोई स्टेजेस के हिसाब से नहीं होता कि जी टाइप जो डायबिटीज़ की फ़लाँ स्टेज में देते हैं, फ़लाँ में नहीं देती, इसका स्टेजेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए जो इंसुलिन का इस्तेमाल है वो अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया टाइप 1 डायबिटीज़, स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी टाइप की डायबिटीज़ है जिसमें इलाज ही सिर्फ इंसुलिन है। अगर इंसुलिन नहीं देंगे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यानी टाइप 1 डायबिटिक के लिए इंसुलिन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। सर लाइफ सेविंग ना देगी, वो जिंदगी बचाने वाली दवा है। सही, वो कोई तुक्का नहीं है। ठीक है जी, वो कोई स्टेज पे नहीं दी गई, वो है ही उसका इलाज यही है। इसी तरह अगर हम टाइप 2 का जिक्र करें तो मेरी बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, आपने सुनी भी होगी मीडिया पे, कि टाइप 2 में जो इंसुलिन का इस्तेमाल है ये बेसिकली मेडिकल गुनाह है। टाइप 2 में इंसुलिन नहीं दी जाती। क्योंकि टाइप 2 में क्यों नहीं दी जाती? वो इसलिए नहीं दी जाती कि टाइप 2 में ऑलरेडी इंसान के जिस्म में जो टाइप 2 डायबिटिक है उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन भी रही होती है, सिक्रीट भी हो रही होती है, लेकिन काम नहीं कर रही होती। उसके खिलाफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर एक चीज़ ज़्यादा बन भी रही है और आपके जिस्म में उसकी कमी नहीं है तो क्यों आप बाहर से दे रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन लगाना है या देना है वो सब मेडिकल गुनाह। ठीक है, जो ये स्टेजेस के हिसाब से नहीं होता, पेशेंट टू पेशेंट के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस। हाँ, ये नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में दी ही नहीं जाती। देते हैं, हम लोग देते हैं। मैं खुद टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन देता हूँ, लेकिन उसकी कुछ मतलब उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। क्या इंडिकेशंस है? अगर एक टाइप 2 डायबिटिक है तो उसको कोई और चीज़ नहीं हो सकती। उसको कोई सर्जरी की बीमारी नहीं हो सकती जिसमें सर्जरी उसको इंडिकेट हो। सही मिसाल के तौर पे एक टाइप 2 डायबिटिक है, काफ़ी ऐसे से ओरल मेडिकेशन बड़ी सही कंट्रोल की हुई है, उसको जो है वो अचानक जो है उसको पेट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, कोई रसौली होगी उसको, ठीक है, या उसको अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, या किसी भी वजह से उसको कोई सर्जरी करानी पड़ जाए, तो ड्यूरिंग सर्जरी उसके शुगर को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि वो एनपीओ होता है, ऑपरेशन के दौरान खाना पीना बंद होता है, डिफरेंट किस्म की ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स, उससे शुगर अप एंड डाउन हो सकता है उस स्ट्रेस की वजह। तो उसको मैनेज करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इंसुलिन देते हैं। जैसे ही वो सर्जरी ओवर हुई, पेशेंट के स्टिचेस आउट हुए, मोबाइल हुआ, दोबारा स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, यानी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इंसुलिन दी जाती है और वो कुछ टाइम के लिए दी जाती है टाइप 2 डायबिटिक्स में, फिर उसके बाद बंद कर दी जाती है। बिल्कुल सही। तो ये होता है, उनमें दी जाती है। इसी तरह खवातीन में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान एक शुगर की बीमारी होती है जिसको कहते हैं गेस्टेशन डायबिटीज़, या वो डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है खवातीन में, उनमें इंसुलिन दी जाती है, उसमें कोई इलाज ही कोई नहीं। लेकिन ये नहीं है कि उनको सारी उम्र लगी, नहीं, इंसुलिन देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी ओवर, डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, इंसुलिन बंद। बिल्कुल सही। तो ये कुछ ऐसी स्टेजेस हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन दी जाती है टाइप 2 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी आखिरी स्टेज पे वो पहुंच गया है या इंसुलिन के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये मिथ है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि बाज़ औक़ात जैसे आपने सिम्टम्स कुछ बताई हैं शुगर की, तो उन सिम्टम्स को गलत डायग्नोज करके किसी ने गलती से जो है वो किसी पेशेंट को इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू करवा दिया है, तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? एक मैंने आपका केस भी देखा था, वीडियो भी आपने एक बच्चे की लगाई थी जो शायद मर्दान से आया था, तो वो मुझे बताइए उसका केस का क्या सिलसिला था, क्या? देखिए, हाँ जी, देखिए इसमें ना मिस डायग्नोज्ड या मिस ट्रीट जो है वो केसेस होते हैं, ठीक है जी। और वो जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के कई केसेस क्लिनिक में मेरे पास रोज़ाना 3 to 4% केसेस ऐसे आते हैं जो किसी भी वजह से मिसट्रीट हुए होते हैं। ये जिसका जिक्र आप करें, ये केस था बेसिकली मूडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये एक ख़ास किस्म की डायबिटीज़ की टाइप है
ज़्यादा सही। कॉमन नहीं है, बड़ी रेयर टाइप है लेकिन है। तो वो मिस डायग्नोज होके उसको टाइप 1 डायग्नोज कर दिया गया, जबकि उसको मोडी थी, टाइप 1 नहीं थी। तो उस केस में जो है फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया, प्रॉपरली टेस्ट हुए, तो पता चला कि इसको तो टाइप 1 है ही नहीं, सही, उसको तो मोडी है। सही, तो उस केस में फिर हमें उसकी इंसुलिन को छुड़ाना पड़ा, उसको बड़ी एक आध दवाई पे मैनेज किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो बच्चा बड़ी हेल्दी लाइफ गुजार है, एक आध गोली लेता है। और मेरा ख्याल है कि अब उसकी शुगर जो है वो एक आध गोली के बगैर भी मैनेज हो जाएगी, क्योंकि मूडी एक ख़ास किस्म है डायबिटीज़ को, जो कि रिवर्स भी हो जाती है 100%। जैसे मैंने कहा ना, गेस्टेशनल डायबिटीज़ सही, या प्री डायबिटीज़, तो मूडी की कुछ टाइप की मूडी बीमारी ऐसी होती है जिसमें कुछ अरसे बाद लबलबा काम करना शुरू हो जाता है प्रॉपरली, और पेशेंट जो है वो नॉन डायबिटिक हो जाता है। सही, सही, सही। अच्छा सर, मुझे बताइए कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि शुगर को जो है वो तशख़ीस करने के लिए जो है आप रिकमेंड करते हैं, और वो कौन से वक्त में, मतलब कुछ होते फास्टिंग वाले, तो आप कौन से वाले टेस्ट रिकमेंड करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ को देखिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं मॉनिटरिंग के लिए। सही। जब डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो कुछ टेस्ट तो मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं जो है ना, डायग्नोस्टिक, जी। डायग्नोसिस करने के लिए। सही। तो मेरा ख्याल है आपका इशारा डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जी। की तरफ है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो 2-3 किस्म के हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है, या मैं यूज़ करवाता हूँ, वो है HbA1c। ये ओके। टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, और ये 3 महीने की हमें एवरेज रीडिंग दे देता है किसी भी पेशेंट की शुगर लेवल्स की। 3 मंथ्स की जो है वो एवरेज रीडिंग हमें देता है। ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हम ये नहीं करवा सकते, बिल्कुल। उनमें ये एरर देता है, और वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एनीमिया होता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, या बोन मैरो की किसी बीमारी की वजह से, अगर उनकी खून की कमी है, उनमें उनका हीमोग्लोबिन काउंट कम है, तो ऐसे लोगों में हम फिर HbA1c टेस्ट नहीं करवाते। सही। उसमें फिर हम फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं अच्छी लैब से, ओके। या रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं, या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। सही। ये भी एक किस्म का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो बिल्कुल। इस किस्म के टेस्ट हम यूज़ करते हैं जो कि डायग्नोस्टिक्स होते हैं। सही। अच्छा, आपकी फैमिली में आपने बताया कि फैमिली की जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी मैटर करती है जो है शुगर के पेशेंट्स के लिए, कि फैमिली हिस्ट्री आपके, तो आपको अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके शुगर है, तो फिर आपको अपना या बहन भाइयों का किस एज में टेस्ट करवाने शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है कहीं वो मामला हो तो नहीं गया? देखिए, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, चाहे मदर को है, फादर को है, और आपका लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में, आप बैठे रहते हैं, आपका काम ही बैठे रहना है, जी बिल्कुल। एक्सरसाइज है नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, प्लस आपका वज़न भी बढ़ रहा है या ज़्यादा है, आप मोटापे का शिकार हैं, तो फिर तो ऐसे इस किस्म के लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो इस किस्म के जो लोग हैं जिनका जिक्र मैंने किया, इनमें जो ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो उनको तो साल में कम से कम 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर अपना HbA1c सही। या शुगर का शुगर लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए। ओके। एक तो ये बात। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा ये तो हाई रिस्क हो गए ना जो मैंने जिक्र किया, कुछ है मॉडरेट रिस्क के लोग, जैसे फैमिली हिस्ट्री तो है, अम्मी अबू में से किसी को एक को डायबिटीज़ है, लेकिन बहन भाइयों को नहीं है और किसी को नहीं है, और उसका वेट ठीक है, कोई ऐसा मतलब नहीं है, अच्छा खासा खेलता भी है, फिजिकली एक्टिव है, एक्सरसाइज भी करता है, जिम में भी जाता है, ठीक है, स्ट्रेस भी कोई नहीं है, ठीक है। वेट भी नॉर्मल है, तो ये एक मॉडरेट सा रिस्क है। तो ऐसे लोगों को साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ें जदीद जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मीटर्स हैं, ये कितनी कारआमद हैं? देखिए, जो ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, या इससे रिलेटेड जो सिस्टम्स आ रहे हैं, अभी नए जो सिस्टम्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा करामत है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये होती हैं मॉनिटरिंग के लिए। दीज आर नॉट फॉर द डायग्नोस्टिक्स। बिल्कुल मेरी सही। बात समझे? जब शुगर हो गई है तो आपने इसको मैनेज तो करना है ना, जी। तो अच्छी मैनेजमेंट के लिए, अच्छे इलाज के लिए, ताकि प्रॉपर मॉनिटर करके शुगर लेवल्स को इलाज किया जाए और डाइट रखी जाए और एक्सरसाइज की जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये टेक्नोलॉजी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आ रही है। अभी गो के ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन
मेरे कई पेशेंट्स जो हैं वो ये यूज़ करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइंदा मुझे उम्मीद है आने वाले वक्तों में ये टेक्नोलॉजी जो है वो मज़ीद सस्ती होगी और जो है वो जो मिडिल क्लास है उसमें भी ये लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे। और ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना, ताकि आपकी मेडिसिन्स क्या असर कर रही हैं, आपकी डाइट किस तरह से आपके शुगर लेवल्स को हाई या लो कर रही हैं। ये बड़ा अच्छा है ये मॉनिटरिंग, इसके लिहाज से हमें बड़ा अच्छी मदद मिलती है फिजिशियन को इलाज करने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपको लगता है कि फ्यूचर में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करेगी कि इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन हो सकेगा? देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रिसर्च हो रही है, जैसे पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट है, स्टेम सेल थेरेपी है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रिसर्च हो रही है और अच्छी खासी रिसर्च हो रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इस पे रिसर्च हो रही है। तो मुझे उम्मीद तो ये है, मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा तो इलाज दे दे जिनकी जान ही छूट जाए। तो ये चीज़ें रिसर्च तो हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्तों में कोई ऐसा इलाज आ जाए जिससे इसका जो 100% क्योर सामने आ सके। अच्छा सर, हम देखते हैं कि ये जो शुगर है ये तमाम बीमारियों की माँ है। इसके अलावा मैदा कहा जाता है कि मैदा भी तमाम बीमारियों की जो है वो जड़ है। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं जहाँ से जो है तमाम बीमारियाँ जो है वो फलती फूलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि शुगर जो है वो किन किन बीमारियों की वजह बन सकती है? देखिए डायबिटीज़ जो है उसको मदर ऑफ डिज़ीज़ ज़रूर कहते हैं। और वाकई ये बात हकीकत है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए और वो सही तरीके से इसको मैनेज ना कर सके, सही इलाज ना कर सके, या जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वही किसी मंजन वाले के पास ना चला जाए या किसी अनएथिकल प्रैक्टिस के पीछे ना चला जाए, अगर चला जाता है तो फिर उसकी शुगर तो मैनेज नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो जब किसी की डायबिटीज़ सही तरीके से मैनेज नहीं होती, उसका इलाज सही नहीं होता, वो अनकंट्रोल रहती है, सही मैनेज नहीं होती, तो फिर बहुत सारी पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बॉडी में, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो आजकल आ रही है, मेरे क्लिनिक पे भी कई पेशेंट्स डेली आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, कि शुगर की वजह से, ना कंट्रोल होने की वजह से उनके गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। उनमें उनकी आंखों में बिनाई जो है वो वीक हो जाती है, जिसको हम रेटिनोपैथी कहती हैं। कई पेशेंट्स हैं उनको डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी के ऐसे न्यूरोपैथी जो ऐसे सिम्टम्स को जन्म देती है कि रात की नींद आती ही नहीं, इतनी बेचैनी होती है कि बंदा सो ही नहीं सकता, उसके पाँव जलते हैं, उसके पाँव में शदीद दर्द होता है, बेचैनी होती है और बार बार उसको नींद से डिस्टर्ब करके उठना पड़ता है इस पॉलीन्यूरोपैथिक पेन की वजह से, सही, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर जब अगला दिन होता है तो वो ना काम करने के काबिल रहते हैं। जब नींद पूरी ना हो तो अगले दिन क्या हशर होता है, गुस्सा आएगा आपको, आप लड़ेंगे, अपनी फैमिली से लड़ेंगे, ऑफिस में लड़ेंगे, चिड़चिड़ापन, काम आपसे होगा नहीं, प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी। बिल्कुल। तो कई ऐसी चीज़ें जो इस कॉम्प्लिकेशन की न्यूरोपैथी की वजह से आते हैं। ये बड़ी ज़्यादा कॉमन एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। ये आती है डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से। इसके अलावा रेटिनोपैथी, जैसे मैंने जिक्र किया, आंखों का अंधापन, ये डायबिटीज़ की वजह से आती है। इसके अलावा कुछ मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बड़ी शरेयानों की, जिस पे असरअंदाज होती है शुगर। और अगर बहुत अरसे तक शुगर अनकंट्रोल रहे तो बड़ी जो शरेयानें हैं खून की, वो बीमार हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, और उनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है वो हार्ट अटैक, दिल का दौरा, MI, एंजाइना, इसका शिकार हो जाते हैं पेशेंट। बहुत ज़्यादा हो रहा है और डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो होना, स्ट्रोक, फालिज, इसका खतरा बढ़ जाता है। ये हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को। तो आप देखें ना, मदर डिजीज़ है कि सिर्फ डायबिटीज़ थी, कंट्रोल नहीं की तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई। और इसके अलावा फिर इसके बावजूद फैटी लिवर डिजीज़ और फिर पट्ठों के मसाइल, ये और है। फिर कई लोगों का जो है डायबिटीज़ की वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है, ये एक अलग इशू। कई लोगों के जो है वो जिल्द में एक डर्मोपैथी, एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की। कई लोगों को जिल्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, काले काले निशान बन जाते हैं, खारिशें शुरू हो जाती हैं, सो ही नहीं सकते, खारिश करते रहते हैं। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती थी स्किन में डर्मोपैथी की वजह से। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, इतना गिरते हैं गंजे हो जाते हैं इंसान। खवातीन के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो अब खवातीन में बाल एक हुस्न होता है, बिल्कुल ऐसी, और आपकी शेर व शायरी में तो इसको बड़ी तवज्जो दी जाती है ना, दी जाती है ना, लेकिन गिर जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से।
तो डायबिटीज़ वाकई एक मदर ऑफ डिजीज़ है अगर इसको सही तरह ट्रीट ना किया जाए। लेकिन अगर आप इसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से करते हैं, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से रिलेशनशिप में रहते हैं, प्रॉपर दवाई राइट डोज में राइट दवाई लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, डाइट बैलेंस डाइट लेते हैं, वो डाइट लेते हैं डॉक्टर ने आपको जो बताई हुई है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी आपको। बिल्कुल सही। फिर आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे बड़े फेमस क्रिकेटर हैं वसीम अकरम वसीम साहब, अकरम जी, बिल्कुल। आप उससे भी कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं, उससे भी अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं अगर आप इसकी टेक केयर कर लें, आप इसको मैनेज कर लें। बिल्कुल सही। मैं सर चाहूँगा कि एक दो केस स्टडीज़ अगर आप इसके अंदर शामिल करना चाहें जो आप समझते हैं कि आगाही के लिए लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए वैसे तो कई ऐसे केसेस हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे 3-4% 5% ऐसे केसेस मेरे पास रोज़ आते हैं क्लिनिक पे जो कि किसी न किसी हाथों मिसट्रीट हुए होते हैं। सही। तो एक तो केस मैं आपको बताया चलूँ, अभी कुछ हफ्ते पहले मेरे पास क्लिनिक पे आया था और वो पेशेंट जो है वो तकरीबन कोई 4-5 साल पहले उसको डायबिटीज़ हुई थी ओके। और मैंने उसको डायग्नोज किया था हुँ। और मिडिल एज 38-39 उसकी एज थी जब ये ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरे पास आया, डायग्नोसिस हुई। तो आप यकीन करें कि उसकी हमने HbA1c जो है वो जब उसको स्टार्ट हुई थी वो 11.5% से हमने उसको नीचे ला के तो हमने उसकी डिजीज़ को 6.6 या 6.7 तक उसको हमने मैनेज कर रहे थे। बड़ी क्रॉनिकली वो 3-4 साल तक बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज होता रहा। हुँ। लेकिन कुछ अरसे वो फिर अपने फॉलोअप विजिट्स पे नहीं आया। ओके। ठीक है, मेरा स्टाफ कभी कोई बताता है कि सर वो जो पेशेंट आपके पास आते थे, हमारे पास रिकॉर्ड होता है पूरा मेडिकल बिल्कुल। रिकॉर्ड पेशेंट्स का, तो वो फिर फॉलोअप कॉल्स भी हम करते हैं हमारा स्टाफ पेशेंट को, तो हमें पता चल जाता है कि यार कौन से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आ रहे। तो हमने कहा यार शायद कोई मुल्क से बाहर लोग जाते हैं, हुँ। उस ज़ाहिर है ऐसी एज ग्रुप में था जो आजकल फ़ॉरेन पे जाते हैं जॉब से, मैंने कहा शायद चला गया होगा जी पेशेंट। तो वो ना 1-2 साल तक हमारे पास नहीं आया। हुँ। फिर अभी कुछ माह पहले वो अचानक जो है उसका वो आया और उसका बड़ा ज़्यादा वेट लॉस हो चुका था। मतलब वो मैं ये कहूँ कि वो हड्डियों का ढांचा बन गया होगा तो ये सही मतलब गलत नहीं होगा। वो हड्डियों हड्डियों का ढांचा था जब मेरे पास अभी चंद हफ्ते पहले आया हुँ। और उसके जितने टेस्ट हमने कराए सारे एबनॉर्मल। HbA1c उसका दोबारा से 10 से ऊपर चला गया था हुँ। और जो उसका फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा 200 से ऊपर, रैंडम शुगर तो खैर 400 तक पहुंचा हुआ था। इसके अलावा मसल्स का बुरा हाल। जब हमने डिटेल और टेस्ट करवाए तो किडनी फंक्शंस में भी डिफेक्ट आ रहा था, उसका क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था, यूरिया भी बढ़ा हुआ था, फिर पॉली न्यूरोपैथिक सिम्टम्स उसमें डेवलप हो रहे थे। यानी जब उसके लिवर के टेस्ट किए तो पता चला कि लिवर में भी फैट आ गया, फैटी लिवर भी उसको हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या आपने माजिद नाम, तो मैंने उनसे कहा कि यार माजिद साहब ये आपको ये क्या हो गया है, ये आपको मैंने जब चंद साल पहले जब आपने आना बंद किया तो आपकी तो बड़ी हमने मेरे ख्याल 6.7 रिकॉर्ड कह रहे थे, आपकी HbA1c थी तो आप बड़े ज़बरदस्त सेहतमंद बने थे, क्या हुआ? तो कहा सर वो मेरी अपनी गलती थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर एक साहब थे सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा जी आप जो है ना मेरे पास आ जाएं तो मैं आपकी दवाइयाँ छुड़ा दूंगा और आप क्या दवाइयों के पीछे पड़े हुए छोड़ें जी सब कुछ। तो मैंने उसकी बातों में आ गया और मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये कार्बोहाइड्रेट टाइप चीज़ें छोड़ो और बस तुम जो है ना ये खाओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता नहीं कोई हाई प्रोटीन टाइप डाइट उसने उसको दी, कीटो डाइट टाइप। तो वो जब डाइट मैंने ली तो सर वो शुरू में तो मेरा शुगर कंट्रोल हो गया लेकिन मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हो गया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा वो वज़न तो कम लग ही रहा है, तुम अब जब हड्डियों का ढांचा बने हुए तुम मसल है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम कमज़ोरी क्या है, वो तो कमज़ोरी होगी। तो ये तुम लग रहा है सर। फिर मैं वज़न कम हुआ तो फिर मैंने उससे कहा कि जिसने मेरी सारा गलत रास्ता दिखाया था कि सर अब ये मेरा वज़न का क्या करूँ? तो उसने कहा अच्छा तुम रोटी थोड़ा सा शुरू कर लो। अब दवाइयाँ मैंने छोड़ी हुई थी तो मैंने थोड़ी आधी रोटी शुरू कर दी दोबारा से, तो फिर मेरा शुगर स्पाइक करना शुरू हो गया। अब यहाँ तक तो उसको पता कि फिर मैं आपके पास आ गया सर, वो मेरा तो फिर वो पॉलीयूरिया और पेशाब मैं बार बार रात को उठ रहा हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ और आप अब मुझे बता रहे हैं कि मेरी किडनी भी ख़राब हो गई है, तो मेरा लिवर भी ख़राब हो गया और मेरे मसल्स की हेल्थ भी बड़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये एक था। अभी वो हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन अभी टेक्स टाइम, यानी अब जब गुर्दा ख़राब हो जाता है तो फिर काफ़ी आगे निकल गई है। अब उसको हम कर तो रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा है, मैंने कहा यार तुम्हें किसने कहा था? सर वो सोशल मीडिया पे बस देख के लिए सही। किसी ने उसको मशवरा दिया घर वालों से, यार तुम इस पे आओ, तुम क्या डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े हुई तुम्हें।
तो ये एक बड़ा वो कैसे, और इस तरह के कई केसेस, सही। इस तरह के कई केसेस मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, जो कि लोगों के ख़राब किए होते हैं और इस तरह की मिथ्स से ख़राब होते हैं। ये जो इस किस्म की, मैं अब क्या कहूँ कि ये किस किस्म की अनएथिकल और अनप्रोफेशनल जो ट्रीटमेंट रेजीम्स आजकल आ गई हैं, उसकी वजह से लोग ख़राब होकर हमारे पास आते हैं और फिर हमें ये कहते हैं कि यार विद इन मंथ हमें ठीक भी कर दो। हाँ, तो मैं कहता हूँ यार विद इन मंथ तो हम उस वक्त ठीक किया था आपको जब आप हाँ, हमारे पास थे। बिल्कुल तो सही, अब जब आप कॉम्प्लिकेशन के साथ आए हैं तो हम आपको कैसे ठीक करें? बिल्कुल आप सही। क्यों इस किस्म की गलत किस्म की अप्रोचेज में गए हैं? आजकल का ज़माना सोशल मीडिया के है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हमारी तरह काम भी कर रहे हैं, तो हम उनके पास जाने के बजाय आप किधर चले गए? बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा सर, मैं आखिर में चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा रोशनी डालें अपने तरीक़ा इलाज के ऊपर कि आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं और इसके अलावा जो लोग आपके साथ जो है वो ताल्लुक़ में आना चाह रहे हैं, आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से आपसे राब्ता कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मेरा जो तरीका इलाज है ना, वो मतलब कोई ऐसा कोई मेरा नहीं है। हुँ, मतलब मैं आई एम नॉट द इंडिविजुअल या मैं ही सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जो तरीका का इलाज है, जो हमने पढ़ा है, हुँ, जो हमने किताबों में पढ़ा, जिसकी हमें ट्रेनिंग दी गई, जो हमने स्पेशलाइज़ किया इस फील्ड में, वो मैं तरीका इलाज प्रैक्टिस करता हूँ और तमाम जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, दुनिया की सारी हेल्थ अथॉरिटीज़ इस तरीके इलाज पे मुत्तफ़िक हैं। जी, बिल्कुल ठीक ठीक। है? और हमारे कई अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल, वाहिद नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है? सही। तो मैं वो तरीका इलाज बताता हूँ और वो ये है, जिसपे सारी हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं मुत्तफ़िक हैं, वो ये है कि जो डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, मूडी है, प्री डायब जो जिस टाइप की भी डायबिटीज़ है और जिस तरह की भी अनकंट्रोल्ड है, वो 3 थिंग्स की वजह से, 3 थिंग्स की कॉम्बिनेशन से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये 3 कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से ये मैनेज होती है? नंबर 1, प्रॉपर दवाई, जी, वो दवाई जो कि इंडिविजुअल बेस पे होती है। सही, ये नहीं कि एक गोली सबको दे दी जाए, सही। ऐसा नहीं है। मेरी बात समझे? जी, जी, वो मैं समझ दवाई गया। जो आपके या पेशेंट को राइट डोज़, राइट मेडिकेशन और राइट तरीके से लेना, ठीक है। ये एक चीज़। राइट जो प्रॉपर एक्सपर्ट है इस फील्ड का, उसके पास जाके इलाज कराना, एक चीज़। दूसरी, राइट डाइट, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, हुँ, जिसमें कार्ब्स भी हों लेकिन होल ग्रेन हो, सही, नेचुरल कार्ब्स हों, सही। जिसमें प्रोटीन हो, हुँ, जिसमें हेल्दी फैट्स हों, जिसमें वेजिटेबल्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, ऐसी डाइट, ताकि हुँ, ना आप अल्लाह की नेमतों से पीछे रहें, सही। आप हर नेमत अल्लाह की जो कुदरती नेमत है वो एंजॉय करें हुँ, और शुगर भी कंट्रोल में रखें। तो ओके, हेल्दी डाइट, ठीक बैलेंस है, डाइट, ये दूसरी चीज़। सही। तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। अब ये भी हर एक को नहीं कि यार तुम जो है ना बैठ के लगाओ तुम सारे, ऐसा हुँ, नहीं है। हाँ, हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं होती। सही। और मैं जो मेरी टीम और हम जो हमारा एक बड़ा अब तो काफ़ी पुराना शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें हम 2 महीने में इन्हीं तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बिगड़ी हुई शुगर भी हम ना सिर्फ बिगड़ी हुई शुगर कंट्रोल करते हैं बल्कि इसके साथ जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी ट्रीट करते हैं। हुँ, उसमें यही कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल। उसमें कोई एक एक्सरसाइज को एक दवाई हर एक को नहीं दी जाती। हुँ, अब जैसे एक्सरसाइज की मैंने बात की, फिजिकल एक्टिव हर एक की एज के हिसाब से। हुँ, जैसे अब खातून है, 60 प्लस है, घर हुँ, से बाहर नहीं जा सकती, पर्दे का माहौल है, कहाँ अब जो है ना अब जाके किसी पार्क में जाके वॉक करें। बिल्कुल ठीक। बापर्दा खातून है, घर में उसको एक्सरसाइज ऑन चेयर बताई हुँ, जाती है कि यार तुम्हारे घुटने इजाज़त नहीं देते कि तुम भागो या दौड़ो, तो तुम ये एक्सरसाइज चेयर पे करो। हुँ, तुम ये एक्सरसाइज योगा ये वाली एक्सरसाइज है, ये तुम घर में एक मैट बिछा के कर सकती हो, बिल्कुल सही। कर सकते हो। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द एज, ओके, जो जिस उम्र का बंदा है उस उम्र के हिसाब से हमको उसको एक्सरसाइज बताते हैं, सही। उसको फिजिकल थेरेपी बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं कि इतनी देर आपने रोज़ करनी है और ऐसे बताते हैं कि उसकी सारी चीज़ें मैनेज हों। बिल्कुल यानी सही। उसका ऑफ़िस भी ना हर्ज हो, हुँ, उसकी कमाई जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ना हर्ज हो, उसके हुँ, बच्चों को जो उसने टाइम देना है वो भी ना हर्ज हो और सही। उसकी अपनी सेहत भी हर्ज ना हो। तो इस बिल तरीके का हम चीज़ें बताते हैं उसको और ये कॉम्बिनेशन हम अपने शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसकी करम नवाज़ी है कि ऐसे कई पेशेंट जो कि कॉम्प्लिकेशन के साथ आए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ आए, टाइप 1, टाइप 2, इवन कि गेस्टेशन डायबिटिक खवातीन भी आईं, उन्होंने हमारे 2 महीने के प्रोग्राम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन भी हुए। अब हुँ, उनको पता है कि क्या डाइट होनी चाहिए। सही। कभी-कभी सलाम करने आ जाते हैं, हाँ, लेकिन वो अब मैनेज कर रहे हैं और बड़ी बिल्कुल सही। अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और ज़बरदस्त। ये चीज़ जो है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और ये कोई मेरा नहीं है। ये तमाम दुनिया की हेल्थ अथॉरिटीज़ इस पे मुत्तफ़िक हैं और यही प्रैक्टिस करने का कहती हैं। बिल्कुल ठीक है और सर आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट करना चाह
कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई बड़ाई नहीं है मेरी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद नदीम, अगर आप कोई भी गूगल पे लिखे ना, जी, तो मेरा सारी क्लिनिक्स की टाइमिंग्स, सही, मेरे स्टाफ का नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट्स, क्लिनिक एड्रेस सब आ जाते हैं। गूगल पे सिर्फ मेरा नाम टाइप कर दें। बिल्कुल तो ठीक ये है। एक बेस्ट तरीका है। प्लस ये कि मेरे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप जाएँ, वो देखें, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। हुँ, मेरा अच्छा खासा एक पेशेंट का जो बल्क है, जो कि ओवरसीज़ है। सही, सही, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में नहीं रह रहे, मेरे पास नहीं आ सकते, ज़ाहिर है। बिल्कुल, ठीक है, आते भी हैं कुछ ओवरसीज़ वाले, स्पेशली टिकट करवा के दुबई से, सऊदी अरेबिया से और दूर-दराज़ इलाकों से आते हैं मेरे पास कंट्री से, लेकिन कम है। सही, ज़्यादातर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप सही। अगर किसी दूसरे मुल्क में हैं, कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, इन्वेस्टिगेशन करा के मुझसे बात करें, वीडियो कॉल्स पे, ऑडियो कॉल्स पे, तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरी तो कॉन्टैक्ट करना मुझसे इतना मुश्किल नहीं है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का और इतनी कीमती मालूमात का। बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए और हमें वक़्त दिया। अब आप ग्रामी, आपने डॉक्टर शाहिद नदीम साहब को सुना। बहुत सारी मुफ़ीद मालूमात आप तक पहुँची शुगर के हवाले से। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो शायद जिनका जवाब हम देने में कामयाब हुए, और अगर कुछ बाकी हैं तो आप हमें कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। बस।